अस्सलाम वालेकुम। हमें डिस्कस करना है मैकेनिज़म्स ऑफ एरिथमियाज। एरिथमियाज क्यों कॉज होते हैं, एरिथमियाज जो है उनकी फॉर्मेशन में क्या मेन रीजंस क्या होती हैं। तो हमारे पास हम ये देखते हैं कि मल्टीपल फैक्टर्स हैं दैट कैन exacerbate arrhythmias like ischemia, hypoxia, acidosis, alkalosis, electrolyte abnormalities, excessive catecholamine exposures, autonomic influences and many more। अब हमारे पास ये देखें कि हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है कि या तो इम्पल्स की फॉर्मेशन में डिस्टर्बेंस होती है या फिर इम्पल्स जो कंडक्ट हो रहा होता है एसी नोड से एवी नोड तक, फिर पैकेंजिया फाइबर से फिर वेंट्रिकल्स तक, उसमें डिस्टर्बेंस है। हमें पता है, सबसे पहले हम देखते हैं डिस्टर्बेंस ऑफ इम्पल्स फॉर्मेशन। जो पेस मेकर की एक्टिविटी है मींस एसी नोड की जो एक्टिविटी है उसको रेगुलेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी, पैरासिम्पैथेटिक भी। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रिलीज होते हैं एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन जो कि हार्ट रेट, फोर्स ऑफ कंडक्शन और एवी नोड की कंडक्शन, फोर्स ऑफ कंडक्शन बढ़ा देते हैं। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी पेस मेकर जो है उसकी पेस मेकर एक्टिविटी वो भी रेगुलेट कर रहा होता है। बोथ आर पार्ट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, राइट। और ये रिलीज करता है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन का इफेक्ट बिल्कुल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऑपोजिट है हार्ट पे, राइट। अब फैक्टर्स जो इनको या तो बढ़ाएंगे या कम करेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को या पैरासिम्पैथेटिक को, ऑफ कोर्स दे कैन अफेक्ट इम्पल्स फॉर्मेशन, राइट। लेट्स सपोज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, एपिनेफ्रीन ज़्यादा रिलीज हो गई, कैन लीड्स टू टैकीकार्डिया। ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक, एसिटाइलकोलिन ज़्यादा रिलीज हो गई, ब्रैडीकार्डिया। नंबर 2, कुछ सेल्स होते हैं कंडक्शन सिस्टम में दैट शो लेटेंट पेस मेकर एक्टिविटी, परकंजे सेल्स, राइट। परकंजे सेल्स ऐसे होते, ये जो हैं ये दे आर पर्टिकुलरली प्रोन टू एक्सीलरेटेड पेस मेकर एक्टिविटी सच एज कौन सी कंडीशन में, स्पेशली हाइपोकैलीमिया में वो डिस्टर्ब करते हैं एक्शन पोटेंशियल को, राइट। फिर हमारे पास होते हैं आफ्टर डिपोलराइजेशन। What is after depolarization? After depolarizations are interruptions of repolarizations, interruptions in repolarization before completion, right? phase 2, phase 3, phase 4 में interruption होती है। अब आफ्टर डिपोलराइजेशन दो तरह की होती है, अर्ली आफ्टर, डिलेड आफ्टर। अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन क्या होती है? अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन it is associated with QT syndrome, long QT syndrome. What is long QT syndrome? ठीक है, इसमें ये होता है कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो है इट कॉजेज जेनेटिकल या एक्वायर्ड कार्डियक अरिथमिया। इसको जो है, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है ना, जब जो क्यूटी इंटरवल है वो ईसीजी में इंक्रीज कर जाता है। क्यों इंक्रीज कर जाता है? ड्यू टू टॉर्सिटिस डी पॉइंटस, ठीक है। टॉर्सिटिस डी पॉइंटस क्या होता है? जिसने विच इज़ द पोलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्यों प्रोलॉन्ग हो जाता है? क्योंकि तुम्हारी प्लेट्यू फेज आता है ना एक्शन पोटेंशियल में, हमने प्लेट्यू फेज देखा था, उसके अंदर कैल्शियम का कैल्शियम इंक्रीज होता है और पोटाशियम का लॉस होता है, ठीक है। अब पोटाशियम के लॉस में जो चैनल्स इन्वॉल्व होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। अब इनवर्ट गेन जो होगा ना, कैल्शियम का ज़्यादा होगा और आउटवर्ड पोटाशियम का लॉस जो होगा वो कम होगा। एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। एक्शन पोटेंशियल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा तो इट विल कॉज टॉर्सिटिस डी पॉइंटस, राइट। अब ये एक्वायर्ड भी होती है, इसमें जेनेटिक म्यूटेशन भी होती है इन चैनल्स में, पोटाशियम के चैनल्स में, ठीक है। जो पोटाशियम चैनल्स यहाँ पे ब्लॉक होते हैं ना, यहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं उनको हम कहते हैं डिलेड रेक्टिफायर पोटाशियम चैनल्स, ठीक है। अब ये जो क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होती है, ठीक है, ये और भी फैक्टर्स की वजह से हो सकती है। हाइपोकैलीमिया की वजह से हो सकती है, स्लो हार्ट रेट की वजह से हो सकती है, ये ड्रग्स की वजह से भी हो सकती है, बहुत सी ड्रग्स का साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। या फिर ये जेनेटिक या एक्वायर्ड होती है तो दैट इज नोन एज टॉर्सिटिस डी पॉइंटस, ठीक है। उसमें भी क्यूटी इंटरवल जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। इट कॉजेज अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन। और डिलेड आफ्टर डिपोलराइजेशन में क्या होता है? इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इंट्रासेलुलर कैल्शियम की कंसंट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथमियाज। बिकॉज ऑफ डिजिटाइज टॉक्सिसिटी भी हो जाता है, क्योंकि डिजिटाइलिस जो है ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन इन्हांस करता है, बढ़ाता है, या सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज़्यादा एक्टिवेट हो जाए उस वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे कि डिस्टर्बेंस हो सकती है, चलो इम्पल्स की फॉर्मेशन देख लेना, इम्पल्स की कंडक्शन में भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। इम्पल्स
की फॉर्म होने के बाद जब वो कंडक्ट करती है एवी नोड से परकंजे फाइबर्स तक पास से गुजरने, मतलब परकंजे फाइबर्स के बाद इट इन्वेड्स ऑल पार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स, एंडोकार्डियल सरफेस नियर द एपिक्स से लेके एपिकार्डियल सरफेस एट द बेस ऑफ द हार्ट तक, मतलब कोई भी इम्पल्स की कंडक्शन में डिस्टर्बेंस आ सकती है। अच्छा, मोस्ट कॉमन टाइप जो कंडक्शन जो डिस्टर्बेंस है वो अफेक्ट करता है ना, वो है हार्ट ब्लॉक हो जाता है। ये अफेक्ट करता है एवी नोड को, ठीक है। ऐसे नोड ने इम्पल्स जनरेट की तो एवी नोड तक जो है ना वो उसके आगे जनरेट नहीं हो सकता, उसके आगे पास नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हार्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हार्ट ब्लॉक। अच्छा, यहाँ पे एवी नोड पर आके जो है इम्पल्स की जो प्रोपेगेशन है वो क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब इसकी प्रोपेगेशन जब स्लो हो जाएगी तो पी आर इंटरवल जो है ना ईसीजी में वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब एक टाइम वो भी होता है कि जब बिल्कुल कंप्लीट हार्ट ब्लॉक जो होता है ना, कंप्लीट, उसमें तो इम्पल्स जनरेट ही नहीं होती है एट्रियल वेंट्रिकल्स में। अब कंप्लीट हार्ट ब्लॉक की कंडीशन के अंदर जो लेटेंट पेस मेकर के तौर पे एक्ट करता है, जो वेंट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करेगा, वो होगा परकंजे सेल्स, ठीक है। अब एवी नोड जो है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर होता है। एवी नोड जो वैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो कंडक्शन ऐसे ही स्लो कर देता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है ना वो एट्रोपिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करता है और ये भी कंडक्शन स्लो करता है वैसे ही। लेकिन अगर हम ट्रीट करना चाहें तो एट्रोपिन दें, जो एंटी मस्करेनिक एजेंट है, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का एंटागोनिस्ट है, जो इसका एट्रोपिन जो का एसिटाइलकोलिन न्यूरोट्रांसमीटर है जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलीज करता है। अच्छा, तो वो एवी कंडक्शन स्लो कर देता है। अब अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से भी कंडक्शन स्लो होती है, तो अगर हम एट्रोपिन देना जो एंटी मस्करेनिक एजेंट है, जो एसिटाइलकोलिन का ऑपोजिट है, तो वो जो है वो एक कंडक्शन जो है वो बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। फिर दूसरी बात ये है कंडक्शन एबनॉर्मेलिटी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो री एंट्री है। एक इम्पल्स जो होती है ना वो री एंटर होती है और एक्साइट करती है वन एरिया ऑफ द हार्ट मोर देन वंस, एक जगह ड्यू टू ब्लॉकेज की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो आप इम्पल्स यहाँ पे ये एक एरिया पे, इवन इट स्मॉल एरिया या लार्ज है, आप यहाँ पे इम्पल्स एंटर होगी और इधर ही बार बार इधर ही जो है ना वो री एक्साइट करेगी, उसको कहते हैं री एंट्री या सर्कस मोमेंट। अब यहाँ पे जो है ना एक्शन पोटेंशियल एक से ज़्यादा बार जनरेट होगा, जो बीट्स हैं वो जो इट कैन कॉज टैकीकार्डिया, और ये चीज़ टैकीकार्डिया कॉज करेगी, ठीक है। अब ये कहाँ हो सकती है, वेरी स्मॉल एरिया सच एज विद इन और नियर द एवी नोड, और जहाँ पे परकंजे फाइबर्स जो है वो वेंट्रिकल वॉल से वेंट्रिकल वॉल से उसका कॉन्टैक्ट होता है वहाँ पे, या कोई लार्ज पोर्शन एरिया वेंट्रिकल्स का भी इन्वॉल्व होता है। इट में बी कन्फाइंड टू वेरी स्मॉल एरिया। अब हमारे पास एक सिंड्रोम है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, जहाँ पे री एंट्री सर्किट जो है ना कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे भी सेम फिनोमेना होता है। री एंट्री सर्किट जो है ना वो कौन सा टिश्यू इन्वेट करती है, एट्रिया का, एवी नोड का, वेंट्रिकल्स का, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन कि कितने ज़्यादा राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करती है, ठीक है, बिफोर डाइंग आउट, तो अरिथमिया को मैनिफेस्ट कर सकते हो कि मतलब ये इस पे डिपेंड कर रहा होता है अरिथमिया की टाइप की, कितने ज़्यादा राउंड ट्रिप्स कंप्लीट करेगी ख़त्म होने से पहले, ठीक है। अब या तो इट कैन बी मैनिफेस्ट एज वन और फ्यू एक्स्ट्रा बीट्स या सस्टेन टैकीकार्डिया। अब जो सर्कुलेट कर रही होती है इम्पल्स, ये डॉटर इम्पल्सेस भी रीजनरेट करती हैं जो हार्ट के बाकी एरियाज पे भी अफेक्ट करते हैं। अब हम इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह एंटी अरिथमिक ड्रग्स जो है ना, अरिथमिया को हम कैसे ट्रीट करते हैं वो डिस्कस करेंगे। एंटी अरिथमिक ड्रग्स स्टार्ट करेंगे।